नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगाह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। मेघालय और नागालैंड में धुआंधार प्रचार जारी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में आज से शुरू होगी G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक। आर्थिक क्षेत्र में 21वीं शताब्दी की वैश्विक चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज से खजुराहो में आयोजित कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। खजुराहो के विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। शिंदे गुट को मिला संसद भवन का शिवसेना दफ्तर। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक। दिल्ली को आज मिल सकता है नया महापौर। उप महापौर और स्थायी समिति के भी होंगे चुनाव। पहले 3 बार टल चुका है चुनाव। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, कोविड समेत तमाम रुकावटों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अपेक्षित 7% वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी हुई साझेदारी रणनीति पर चर्चा। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, रूस की यूक्रेन पर कभी भी नहीं होगी विजय। युद्ध के 1 साल के बाद भी मजबूती के साथ खड़ा है यूक्रेन। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को ठहराया दोषी। महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय। पहले सेमीफाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम होंगी आमने सामने। तो चलिए नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। बिल्कुल, आइए और सबसे पहले हम चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में तो आइए सबसे पहले आपको मेघालय की ओर लिए चलते हैं। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। मेघालय में जहां एनपीपी को अपना किला बचाना है, वहीं भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शिलोंग के मल्की ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये राहुल गांधी की मेघालय चुनाव में पहली रैली होगी। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राजबाला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी रैली में मौजूद रहेंगे। मेघालय में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और मतदान 27 फरवरी को होना है। 36 महिलाओं सहित कुल 375 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और उधर नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। स्टार प्रचारक वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दल राज्य की प्रगति, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी शांति जैसे मुद्दों का वादा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तमजीन इमना और कांग्रेस नेता शशि थरूर आज राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे।
और आइए अब विधानसभा चुनावों के बाद आपको लिए चलते हैं G20 बैठकों से जुड़ी हुई खबरों की ओर। G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। FCBD बैठक की सह अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ और RBI के डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा करेंगे। बैठक का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। वहीं G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी तक बेंगलुरु में होगी। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। ये बैठक 3 सत्र में होगी, जिसमें 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, सुदृढ़, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के शहरों के लिए वित्त पोषण, वित्तीय समावेश और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI का उपयोग करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इन बैठकों के दौरान आने वाले मंत्रियों, गवर्नरों, उप प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधियों के लिए कई अतिरिक्त कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे विषयों पर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान वॉक द टॉक, पॉलिसी इन एक्शन नामक एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है आज की, और जिस तरह से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और विभिन्न शहरों में तमाम विषयों पर बैठकों का दौर जारी है, उसी कड़ी में आज की ये बैठक की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत G20 का अध्यक्ष है और इन बैठकों में विश्व के एक बड़े तबके के लिए विचार विमर्श चल रहा है। हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, उनसे हम बातचीत करेंगे। आयशा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है आज की? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये। तैयारियां तो पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में करीब 9 बजे के आसपास केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंच तैयार है और जो G20 की फर्स्ट सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक है, वो उसकी शुरुआत 9 बजे से हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि इस बैठक के दौरान जो विश्व में पोस्ट पैंडेमिक जो फाइनेंशियल पॉलिसीज तैयार होनी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार होना है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इस बैठक में कई ऐसे विशेष मुद्दे होंगे जिसके जरिए जो तमाम G20 के देश हैं वो इस G20 जो भारत की अध्यक्षता में हो रही है, भारत की अध्यक्षता की G20 में जो इंक्लूसिविटी की बात होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, इन तमाम मुद्दों को फाइनेंशियल ढांचे में कैसे ढाला जा सकता है, इस पर बैठक होगी। देखिए, अभी तक जितनी भी वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें हुई है, इसमें तमाम देशों ने जो एजेंडा, जो विजन तैयार किए हैं, भले ही वो हेल्थ की वर्किंग ग्रुप हो या फिर दूसरी बैठकें हो, इसमें एक एजेंडा तैयार हुआ था जिसके तहत ये तमाम देशों ने इस बात पर तमाम देश राजी हुए कि वो इस एजेंडा के तहत काम कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती है एक फाइनेंशियल, एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना। तो जो फाइनेंस ट्रैक है G20 का, फाइनेंस ट्रैक के तहत आज की ये बैठक, आज से शुरू होने वाली ये बैठक अहम रहेगी और 24 और 25 तारीख को वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। जो G20 के तमाम वित्त मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होंगे और उस दौरान इन तमाम बैठकों में जो अभी तक के फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, इन्हें और फर्म अप किया जाएगा, ताकि आगे चलकर G20 जो देश हैं आपस में अपनी पॉलिसीज किस तरह से तैयार करते हैं, वैश्विक पॉलिसीज
और आर्थिक चुनौतियों के बीच कैसी पॉलिसी तैयार करते हैं, उस पर विचार विमर्श कर इस बैठकों का पूरा एक फ्रेमवर्क जो है सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में मुद्दा का चर्चा का मुद्दा बनेगा। आयशा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बैठक है आर्थिक क्षेत्र में 21वीं शताब्दी में जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन पर इस पर चर्चा होगी और बातचीत होगी। डिजिटल लॉक, आधारभूत ढांचा, क्रिप्टो संपत्तियों की जो संभावित नीति होती है उसे बनाने पर इसमें चर्चा की जाएगी। सीमा पार लेन देन को लेकर भी उसे कैसे और ज्यादा आसान बनाया जा सके, इस पर भी बात होगी। हम जानते हैं कि डिजिटल भारत अब वैश्विक स्तर पर अब नए नए आयाम हासिल कर रहे हैं और कल ही सिंगापुर के साथ भारत ने एक समझौता किया है, वो भी डिजिटल भारत की दिशा में एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कल प्रधानमंत्री ने जो सिंगापुर के साथ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो उद्घाटन किया वो बहुत ही अहम है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व में पोस्ट पैंडेमिक के बाद एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके तहत जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो इकोनॉमिक मुश्किलें हैं, उसे पार किया जा सकता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के चलते जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये इस क्षेत्र में बहुत अहम है। और इसके चलते भारत ने पहले से ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में भारत ने पहले से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक नजरिया तैयार किया है, जो अब G20 देशों के सामने एक मिसाल बनकर भारत पेश कर रहा है कि कैसे भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स के जरिए यहाँ पर आर्थिक बदलाव आया है और कैसे एक आम आदमी को भी फाइनेंशियली एम्पावर किया गया है। तो ये जो है भारत की तरफ से एक अहम देन है इस पूरे फाइनेंस स्ट्रक्चर के लिए। और इस बैठक के दौरान भी तमाम देश इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, यूपीआई ट्रांजैक्शंस बेहतर बनाया जा सके, ताकि देशों के बीच जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस ट्रेड है, उसे आसान किया जाए और इन देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत किया जा सके। ये एक अहम चर्चा रहेगा। और क्रिप्टो एसेट्स को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। देखिए, इस बैठक के दौरान आम आदमी, तमाम जो G20 देशों में आम आदमी है, वो इस पूरी चर्चा का विषय रहेगा, केंद्र रहेगा, क्योंकि एक आम आदमी को किस तरह से फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को आम आदमी के करीब ले जाया जाए, ये तमाम चीजें जो है उसे सिंप्लीफाई कर उसे पॉलिसी में कैसे ढाला जाए, इन तमाम चीजों पर G20 की बैठक का ये एजेंडा है। और इस एजेंडा में जब 24 और 25 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर्स, G20 के तमाम देशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे, तो इस दौरान इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस और जो पॉलिसी बननी है, इस पॉलिसी का न्यूक्लियस क्या होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। आयशा, कहा जाए तो ये जो पूरी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर है, ये 25 तारीख तक चलेगा और जहां जहां G20 से संबंधित बैठकें हो रही हैं भारत में, भारत की कोशिश है कि जो भी प्रतिनिधि दूसरे देशों से भारत आ रहे हैं उनको भारत की संस्कृति से, भारत की परंपराओं से, भारत के विभिन्न क्रियाकलापों से रूबरू करवाया जाए। उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर किया गया? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम साइडलाइन इवेंट्स होते हैं G20 की बैठकों के दौरान। हमने देखा कि हर राज्य में जहाँ जहाँ पर G20 बैठकें हो रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। हर राज्य की संस्कृति, कला G20 देशों के सामने पेश की जा रही है और कई डेलीगेट्स जो हैं काफ़ी आकर्षित होते हैं इन तमाम चीज़ों को देखकर। और ख़ासकर बेंगलोर जैसे शहर में यहाँ पर जो साइडलाइन इवेंट होगा वो 25 तारीख को होगा, जब यहाँ के तमाम डेलीगेट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किस तरह से वहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेके स्टार्टअप्स और फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिसर्च और संशोधन हो रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, ये तमाम चीज़ें जो है उसको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ले जाया जा रहा है। इसके अलावा बेंगलोर के आसपास जो शहर जो
जो इलाके हैं, इन तमाम जगहों का जायजा भी लिया जाएगा। और ख़ास बात ये रहेगी कि G20 डेलीगेट्स के लिए जो रात्रि भोज होता है, जो शाम का डिनर होता है, उस दौरान कला और संस्कृति का जो एक मंच तैयार किया जाता है, उसके जरिए भारत एक संदेश G20 के डेलीगेट्स तक भी पहुंचाता है कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम, दिन भर जब आप नीतियों पर, पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं और शाम में जो भारत की जो कला संस्कृति का प्रदर्शन होता है, उसके जरिए कैसे भारत पूरे विश्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम की कड़ी में तमाम देशों को जोड़ता है। बिल्कुल आयशा, खास प्रक्रिया रहेगी और इस दौरान भारत की कला संस्कृति का भी काफी बिल्कुल पूरी दुनिया से आए प्रतिनिधियों को जहां देश की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो वहीं 21वीं सदी में आर्थिक क्या कुछ चुनौतियां, उन तमाम मुद्दों पर संगोष्ठियां होंगी और किस तरह से डिजिटल क्षेत्र में भारत और आगे बढ़े और दुनिया में किस तरह से नीति बनाकर आगे बढ़े, उसके लिए भी कई संगोष्ठियां होंगी और बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये इनपुट साझा करने के लिए। तो जोशी, इस अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें रहेंगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे, आपको बता दें कि आज से 25 फरवरी तक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक में G20 सदस्यों के 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। बैठक के पहले दिन आज सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विदेशों से वापस लाई गई 25 मूर्तियां होंगी। आज सुबह सबसे पहले रन फॉर कल्चर का आयोजन किया जा रहा है। और खजुराहो से आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात आदित्य, इस बार G20 का थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और इसी को ध्यान में रखकर इस दौरान जो तमाम कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया जाना है, यानी कि पर्यावरण के प्रति किस तरह से जागरूक जीवन शैली को अपनाया जाए, इससे दुनिया को रूबरू किया जाना है।
बिल्कुल सही बात कह रही हैं शैला आप। और इस अगर पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप की बात की जाए, जो ऐतिहासिक शहर है मध्य प्रदेश का खजुराहो, कई मूर्ति कला के लिहाज से समझे, धरोहर के लिहाज से समझे तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में विश्वविख्यात है। और वहां पर पहली जिसे कहें कि संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है वो आज से शुरू हो रही है। और थोड़ी देर पहले रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया, फ्लैग ऑफ किया, हरी झंडी दिखाई गई उस रैली को जो आयोजित की गई यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में। CII के लोग उसमें चूंकि मौजूद थे, संस्कृति मंत्रालय के लोग उसमें मौजूद थे, और पूरे शहर में 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा जो है वो दौड़ से पूरा किया जाएगा। ये शुरुआत थी ये बताने के लिए कि किस तरीके से संस्कृति के क्षेत्र में अब हम चल नहीं रहे हैं, बल्कि दौड़ना हम सबको होगा। G20 देशों की संस्कृति, हर देश जानता है कि उसकी संस्कृति कहीं ना कहीं बहुत समृद्ध है, वो उसको बढ़ाना चाहता है, वो उसको समृद्ध करना चाहता है। लिहाजा 4 महत्वपूर्ण विषय शैला इस पूरी बैठक में रखे गए हैं, और उन चारों महत्वपूर्ण विषय वो ऐसे विषय हैं जो सारे G20 देशों की अगर बात की जाए तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे धरोहर है उनका संरक्षण किया जाए, कैसे संस्कृति को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, कैसे तकनीक के माध्यम से, डिजिटल तकनीक के माध्यम से उसको प्रोक्योर किया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए। ऐसे तमाम वो महत्वपूर्ण विषय है शैला जिन पर इस 3 दिन चर्चा होनी है। आज एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ पर होंगे, वो इसका शुभारंभ करेंगे। और वो प्रदर्शनी इस मायने में भी बहुत खास है, हमने देखा है पिछले कुछ समय में भारत कई पुरानी जो मूर्तियां हैं जो दूसरे देशों में थी वहां से आई थी, तो वो तमाम मूर्तियों के दर्शन भी, दीदार भी जो है वो खजुराहो में उस प्रदर्शनी में होंगे। ऐसी 25 मूर्तियां जो है शैला वो यहाँ पर रखी गई हैं। आदित्य, शायद मैं कंफर्म तो नहीं हूं, ये इसी वक्त पे खजुराहो फेस्टिवल भी शायद वहां पर चलने वाला था, क्या कुछ ऐसा है? अगर ऐसा है तो कितना बड़ा एक मौका वहां पर जो डेलीगेट्स आएंगे उनके लिए? बहुत महत्वपूर्ण बात बोली चंद्रशेखर आपने, आप बिल्कुल सही हैं। इस समय डांस फेस्टिवल जो खजुराहो नृत्य फेस्टिवल जो होता है वो भी चल रहा है, और आप सोचिए इस पर खजुराहो की छटा क्या हो रही होगी। शाम जैसे ही ढलती है, भारत की पारंपरिक नृत्य जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक नृत्य जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो मेहमान अब यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं, दोपहर तक लगभग सारे मेहमान जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और अब अगले 3 दिन जो है इस खजुराहो की सड़कों पर न सिर्फ जो मेहमान है वो यहाँ के मंदिरों का दीदार करेंगे, बल्कि भारत की कला संस्कृति को भी देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इमेजिन करें उस भव्य दृश्य को कि पीछे खजुराहो के वो मंदिर है, और उस मंदिर के सामने ठीक प्रांगण में जो है वो तमाम भारत के बहुत समृद्ध नृत्य पेश होते हैं, और उसके दर्शन भी G20 देशों से जो करीब, और आमंत्रित देशों से जो करीब 125 मेहमान भारत पहुंच रहे हैं इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए, उनके सामने भी भारत अपनी कला संस्कृति को रखने में सफल होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए चंद्रशेखर, अगले 2 से 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। न सिर्फ G20 देशों की संस्कृति कला को लेकर चर्चा होगी, बल्कि भारत भी अपनी कला संस्कृति को उन तमाम देशों के सामने न सिर्फ रखेगा बल्कि प्रदर्शित भी करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल आदित्य, और हम जानते हैं कि खजुराहो एक बहुत प्राचीन शहर है, और यहाँ पर जो नागर वास्तुकला है, जो एक बहुत बारीक कारीगरी है मूर्तियों पर, उस वास्तुकला से, उस संस्कृति से, उसके दर्शन विश्व भर के से जो मेहमान आए हुए हैं वो कर पाएंगे, उससे रूबरू हो पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नया सवेरा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी है। साथ ही साथ दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी उन्हें आवंटित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट को भी हासिल कर लेगा, इसलिए मामले को मंगलवार को ही सुना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना मानते हुए उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस फैसले को उद्धव ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। शिवसेना का नाम और निशान मिलने से उत्साहित शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा था कि बिना उनका पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश ना दिया जाए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल मुंबई में हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना प्रमुख के तौर पर शिंदे के नाम का ऐलान किया गया था। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल हुए थे। लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को आवंटित कर दिया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। सदन में शिंदे धड़े के नेता राहुल शेवाले के पत्र के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद भवन में शिवसेना ऑफिस को शिंदे गुट को आवंटित किया गया है। अब तक संसद भवन स्थित संबंधित कार्यालय का इस्तेमाल दोनों धड़े करते रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलेगा और ये मंजूरी गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। जासूसी का ये मामला है और इस वक्त ये मंजूरी गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। तो काफ़ी बड़ी ये खबर है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनको पूछताछ का नोटिस सीबीआई की ओर से जारी किया गया था। ईडी की भी जांच उनके खिलाफ हो चुकी है और इस वक्त ये फीडबैक यूनिट को लेकर के मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से। तो काफ़ी बड़ी खबर इस वक्त ये दिल्ली के लिए है, क्योंकि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आम आदमी पार्टी पर विभिन्न तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ही ये मुकदमा चलाया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामला है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये मंजूरी दी गई है मुकदमा चलाने की। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक मुश्किल से वो उबर नहीं पाते हैं, दूसरी मुश्किल आ जाती है और वो उसका कुछ ऐसा जवाब भी चंद्रशेखर नहीं दे पाते हैं जो कि दर्शकों को, जो आम जनता है उनको संतुष्ट कर पा रहा हो। कई उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसका भी उन्होंने कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के बात नहीं आई कि दर्शकों को, जनता को संतुष्ट कर पा रहे हो। और अब उनके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ मामले आ रहे हैं। अब ये नया मामला उनकी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। गृह मंत्रालय ने सिसोदिया पर केस दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिसोदिया इसको किस तरह से लेते हैं और इस पर क्या काउंटर करते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल करने के लिए, लेकिन उसके बाद दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल भी नहीं हो पाया। उसके बाद भी बीजेपी ने लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए थे।
तो बीजेपी लगातार हमलावर रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर। और अब जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये मंजूरी दी गई है भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की, तो जाहिर सी बात है एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की। बिल्कुल। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर का आज चुनाव होगा। हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के सदन की 3 कार्यवाही बेनतीजा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेयर चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद आम चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सदन की आज होने वाली बैठक में ही मेयर का चुनाव कराए जाने के लिए कहा था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि एमसीडी के लिए एलजी द्वारा नामित सदस्य महापौर के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। मेयर चुनाव के लिए अब तक 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तीनों बार सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। एमसीडी के 250 वार्डों के चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। मेयर चुनाव के लिए शैली ओबरॉय आप और रेखा गुप्ता भाजपा की प्रत्याशी हैं। और गिरीश निशाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, सुप्रभात। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आज एक नया मेयर मिल जाएगा दिल्ली वालों को, क्योंकि कई बार जो कार्यवाही रही है बेनतीजा रही है, हंगामा हो जाता है और फिर कोई नतीजा नहीं निकल पाता। जी बिल्कुल सहला, आज पूरी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली को आज एक नया मेयर मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं दिल्ली नगर निगम की। पहले 6 जनवरी को बैठक होती है, उसके बाद 24 जनवरी को होती है, फिर 6 फरवरी को होती है और आज फिर से चौथी बैठक दिल्ली नगर निगम के मेयर को चुनने के लिए होने जा रही है। 11 बजे से ये चुनाव होना है, जिसके अंदर अब जो है केवल जो चुने हुए सदस्य हैं वे ही इसमें वोट डाल सकेंगे। अगर चुनावों की बात की जाए तो 250 वार्डों में से 134 पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, जबकि 104 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसी तरह से 3 निर्दलीय रहे तो 9 कांग्रेस के खाते में भी ये सीटें गई थी। और आज इसके अलावा 10 सांसद भी वोट डाल सकेंगे, जिसमें से 7 सांसद भाजपा के हैं और इसके अलावा 3 राज्यसभा सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा 14 विधायकों को भी वोट डालने का इसमें अवसर दिया जाएगा, जिसमें से 13 जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से रहेंगे और 1 विधायक भाजपा का रहेगा। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद हंगामा ना हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार मेयर का चुनाव होगा और मेयर दिल्ली को मिल जाएगा। लेकिन सदन के अंदर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको निर्णय लेना पड़ा कि उनको आगे की तारीख के लिए डिसीजन लेना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए वो बैठक को खत्म करना पड़ा। लेकिन अब नई तारीख फिर से आई है और नई तारीख के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आज जो दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा और दिल्ली का मेयर मिलेगा। चंद्रशेखर और शैला, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज जिस तरह से चुनाव होना है, चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले मेयर का चुनाव होना है, यानी कि सबसे पहले दिल्ली का महापौर चुना जाएगा और महापौर चुनने के बाद उसकी अध्यक्षता में डिप्टी मेयर, उप महापौर और जो 6 स्थायी समिति के सदस्य हैं उनका चुनाव कराया जाना है। उसके लिए भी वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली को आज नया मेयर मिल जाएगा। गिरीश, दिल्ली की अगर राजनीति की हम बात करें और खासकर जो दिल्ली की लोकल बॉडी की जो राजनीति है उसको आप काफी अच्छी तरह से उसको समझते हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, दिसंबर में चुनाव हुआ था और अब फरवरी लगभग खत्म होने को है। अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया दिल्ली में। बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि दिल्ली में एमसीडी, हर कोई जानता है कि दिल्ली में बहुत सारा काम है जो एमसीडी को करना होता है। तो क्या कुछ इसका फर्क पड़ रहा है और इसके पीछे क्या राजनीति आपको लग रही है, अगर हम राजनीतिक पार्टियों के दावे प्रति दावे अगर छोड़ दें तो? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी अंदर खाने नहीं चाहते कि अभी चुनाव हो,
चुनाव इसलिए ना हो क्योंकि ये कार्यकाल जो है केवल मार्च और अप्रैल तक ही है। अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से फिर से दिल्ली का नया मेयर चुनना पड़ेगा, यानी कि करीब 1 से सवा महीने के लिए ही ये मेयर चुना जाएगा और उसके अध्यक्षता में तमाम चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं जो 1 महीना है, मार्च का महीना है, वो निकल जाता तो दिल्ली नगर निगम को एक नया मेयर मिलता। इसकी वजह ये भी मानी जा रही है कि राजनीतिक जो दल है वो नहीं चाहते कि इस तरह से चुनाव अभी हो और कहीं ना कहीं अप्रैल के अंदर हो, क्योंकि अप्रैल के अंदर अगर मेयर का चुनाव होगा तो पूरे 1 साल के लिए मेयर चुना जाएगा, जबकि अभी जो ये चुनाव हो रहा है केवल 31 मार्च तक रहेगा। उसके बाद फिर से प्रक्रिया आरंभ होगी और दिल्ली को फिर से नए मेयर के लिए चुनाव कराना होगा। बिल्कुल गिरीश, आपने काफी गहराई से जाके इसके कारण को समझने की कोशिश की और हमारे दर्शकों को भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर हम चलेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। शाही जोड़ा आगरा और चेन्नई भी जाएगा। वो 2 मार्च को चेन्नई से रवाना होंगे। उनके साथ विदेश मामलों के मंत्री लॉर्स लोके रासमुनेन और पर्यावरण मंत्री मैग्नस ह्यूनिके और जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री लॉर्स अगार्ड के साथ वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल होगा। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने कहा कि क्राउन प्रिंस की यात्रा से काफी उम्मीदें हैं और ये यात्रा काफी उपयोगी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 मंत्रियों के अलावा डेनमार्क की 38 कंपनियां आ रही हैं जो कि हरित रणनीति साझेदारी का हिस्सा होंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। सुजन चिनॉय, विजय चौथेवाला और उत्तम कुमार सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक का अग्रेषण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। पुस्तक में नरेंद्र मोदी के दूसरा कार्यकाल गहनता से देखने, पुनर्मूल्यांकन करने और परस्पर जुड़ी चुनौतियों को फिर से समायोजित करने और भारत के हितों से समझौता किए बिना भारत की आर्थिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के बारे में ये पुस्तक है। पुस्तक में बदलती भू राजनीति, आर्थिक मंदी, सार्वजनिक स्वास्थ्य दबाव, प्रौद्योगिकी और नवाचार सफलताओं और विभिन्न प्रकार के उभरते और विकसित जोखिमों का वर्णन है। और अब फटाफट नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट पेश करेगी। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट विकास, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहने की संभावना है। आज वार्षिक बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू होगी। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 26 मई को 6,15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने WHO की इंटीग्रेटेड पीपल सेंटर्ड आई केयर पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दृष्टि दोष के बोझ को कम करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग के साथ उच्च गुणवत्ता और व्यापक नेत्र स्वास्थ्य तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। ये पुल कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करता है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब रेलवे पुल पर पटरी बिछाने का काम कल शुरू हो गया। ये पुल नदी तल से 359 मीटर ऊपर है। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तक तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पंजीकरण करा सकेंगे।
इससे तीर्थयात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी पूरी जानकारी मिलेगी। गुजरात के दो शहर अहमदाबाद और सूरत आज से थाईलैंड वीक रोड शो 2023 की मेजबानी करेंगे, जहां थाईलैंड की 40 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश में कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में आधी रात को मैक्स और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी में सवार काफी लोग खंदौली सगाई समारोह में शामिल होने के बाद गांव बांधनु लौट रहे थे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं अफवाहों पर लगाम कसने की। सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत खबरों को लेकर सरकार गंभीर है और इन्हें फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम कर रही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने समय समय पर चलाई गई तमाम गलत खबरों को उजागर किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई के टेलीग्राम चैनल पर भी आप नियमित रूप से सरकार से संबंधित फैक्ट चेक हासिल कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम तक पहुंचने का रास्ता आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप मोबाइल नंबर के ज़रिए हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तमाम ऐसी भ्रामक खबरों को जो कि वायरल हो रही हैं और उनको आपको पता नहीं है तो आप उसके बारे में फैक्ट चेक कर सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस की यूक्रेन पर कभी भी विजय नहीं होगी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन मजबूती और गर्व से खड़ा है और स्वाभिमान के साथ अडिग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वतंत्र है। यूक्रेन के प्रति पश्चिमी देशों का निरंतर समर्थन दोहराते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन के लिए उनका समर्थन नहीं डिगेगा। नाटो विभाजित नहीं होगा और इसमें वो नहीं थकेंगे। पिछले 12 महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। आकस्मिक यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी पहुंचने के एक दिन बाद वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। जो बाइडेन वॉर्सो में कल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के पूर्वी छोर पर संगठन के 9 देशों के नेताओं से मिलेंगे। पश्चिमी देशों के विरुद्ध रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान पर जो बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रूसी नागरिक जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं दुश्मन नहीं हैं। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत पात्र भारतीयों के लिए इस महीने के अंत में 2400 वीजा उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की। औपचारिक रूप से पिछले महीने शुरू की गई ये योजना 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा साझा किए गए एक अपडेट के अनुसार 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक
अन्य उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने नई योजना के तहत विस्तृत पात्रता मानदंड जारी करते हुए कहा कि ये 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ब्रिटेन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इसके लिए शुरुआत 28 फरवरी को होगी और 2 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। चुने गए उम्मीदवारों को बाद में आमंत्रण में दी गई समय सीमा तक अपने वीजा के लिए आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर 30 दिनों के भीतर होता है। सफल उम्मीदवार को अपने वीजा के लिए आवेदन करने के 6 महीने के भीतर ब्रिटेन की यात्रा करनी होगी। और आइए अब देखते हैं वो खबरें जिन्होंने दुनिया भर में समेटी हैं सुर्खियां। दुनिया के सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को झटका लगा है। मध्य माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों के काफिले पर सड़क के किनारे बम फेंका गया। इस घटना में 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला सिएटल पहला शहर बन गया है। सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाउलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और कहा कि भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में अब घरों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि रूस और अमेरिका को ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि के पूर्ण कार्यान्वयन को फिर से शुरू करना चाहिए। दुजारिक ने कहा कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के बिना दुनिया खतरनाक अस्थिर है और इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तुर्की में सोमवार को आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। भूकंप के ताजा झटकों के बाद हाइते में बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाते देखा गया। सोमवार को आए भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस में मध्य मॉस्को की एक इमारत में आग लगने से 2 बच्चों सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोगों को भी चोटें आईं। हादसे वाली इमारत के करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पेरू के अधिकारियों ने मंगलवार को 14 टन से अधिक अवैध ड्रग्स को नष्ट किया। ये ड्रग्स नवंबर 2022 और इस साल फरवरी के बीच कई ऑपरेशंस के दौरान जब्त की गई थी। क्यूबा के जंगल में फैली आग एक राष्ट्रीय उद्यान के करीब पहुंच गई है। राजधानी हवाना से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में क्यूबा के होल्गोइन प्रांत में पहाड़ी पिनारेस डी मेयारी क्षेत्र में शुरू हुई आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। विवेरो 2, पुएब्लो नुएवो और ला मंसूरा के छोटे शहरों से लगभग 600 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पेरू के अधिकारियों ने बताया कि बीते 1 महीने के दौरान बर्ड फ्लू के कारण 700 से ज्यादा सी लॉयन की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में H5N1 स्ट्रेन फैल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पेरू में सी लॉयन की आबादी लगभग 1,10,000 थी। नाइजीरिया में 25 फरवरी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बोला टिनुबू ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश असुरक्षा और बिगड़ते आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वो नागरिकों में देश के प्रति विश्वास बहाली पैदा करेंगे। और आइए अब बात करते हैं कारोबार की। एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने तेज समावेशी और हरित विकास की भारत की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 20-25 बिलियन डॉलर के संसाधन मुहैया कराने के एडीबी के इरादे से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास, जलवायु कार्यों के लिए एडीबी के समर्थन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के G20 की अध्यक्षता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी।
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसासगु असाकावा ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के बाद भी भारत मौजूदा वित्त वर्ष में 7% की अनुमानित वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और अब खबरें व्यापार जगत से जुड़ी हुई। सरकार ने अनाज का मूल्य नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में जारी करने की घोषणा की है। आरक्षित मूल्यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त उपलब्धता से गेहूं और उससे बने उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। देश में हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर पहचान बना चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को खूब पसंद आ रही है। कई रूट्स पर ट्रेन में अच्छी बुकिंग हो रही है। हाल ही में मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने फिर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके लिए प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। और अब खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। और आइए खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए टीमें भी तय हो चुकी हैं। अंतिम 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है। महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से गुरुवार को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की महिला टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में ग्रुप बी के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रन से करारी शिकस्त दी। हालांकि इंग्लिश टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में महिला डबल्स के पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा। यूएस की मेडिसिन कीज के साथ महिला डबल्स इवेंट में कोर्ट में उतरी सानिया को कुदरमेतोवा और सैमसोनोवा की जोड़ी ने लगातार सेटों में 6-4, 6-0 से हराया। और आइए अब खबरें देखेंगे ग्लैमर वर्ल्ड से। मनोरंजन इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे शालीन भनोट, ईशा सिंह और मोनालिसा को नए फैंटेसी ड्रामा बेकाबू में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित किया गया है। इसमें जैन इमाम और शिवांगी जोशी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पिछले साल हिंदी सिनेमा की कुछ दुर्लभ हिट फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने लोगों की फिल्म कहा है। मुंबई पुलिस ने सोमवार रात गायक सोनू निगम पर हमले के मामले में शिवसेना के विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे स्वप्निल पी फटरपेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन ने भी इस घटना की निंदा की है, जो एक सप्ताह में दूसरी सेल्फी संबंधित मामले के रूप में सामने आई है। जाने माने गीतकार, लेखक और कवि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को 26/11 हमले की याद दिलाते हुए कहा कि आतंकवादी आपके देश में खुलेआम घूम रहे हैं। उनके इस बयान में भारत में खूब तालियां बजी हैं। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। बिल्कुल। तो मौसम विभाग द्वारा जारी जो चेतावनी है उसकी अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि नॉर्थ ईस्ट आसाम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट आसाम में कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भी कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय लघु कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। कई मायनों में खास है ये प्रदर्शनी, तो देखिए इसकी कुछ खास झलकियां आप, और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।